आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस विषय पे आप आज प्रेस वार्ता करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप सब मीडिया के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे मीडिया के जितने भी यहाँ पे हैं, मैं कांग्रेस की तरफ से, रियासी कांग्रेस की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात सुनने के लिए और लोगों तक कन्वे करने के लिए आप अपना टाइम निकाल के आए। मैं आप सबका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रियासी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आपको बुलाने का, जो आपसे शेयर करने का है, हमने जो चेयरमैन डिलिमिटेशन कमीशन जो आज यूटी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का कमीशन बना हुआ है, उसके ऊपर जो कल डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से मेमोरेंडम दिया है, उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, सबको ये जानकारी रहे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा, कांग्रेस ने क्या लिख के दिया है। हम ये कागज़ भी आपको, उसकी जो मेमोरेंडम की कापी है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें हमने क्या लिखा है वो थोड़ा हम आपके माध्यम से सभी लोगों तक ये चाहेंगे कि सबको ये पता चले, क्योंकि ये हमारा मिलने से पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बहुत सारी र्यूमर्स थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जिसके ऊपर हमारे यहाँ के एक्स मंत्री एमएलए एमएलसी श्री जुगल किशोर जी ने मीडिया से मिलके ये भी कहा था कि भाई जो लोग इस तरह की र्यूमर्स डाल रहे हैं, इससे न्यूसेंस पैदा होती है। और जो लोग बिना किसी ऑथेंटिक बात के अगर कोई बात करता है, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रियासी को मीडिया के माध्यम से ये भी कहा उन्होंने कि जो इस तरह के र्यूमर्स बिना किसी ऑथेंटिक रिकॉर्ड के अगर कोई बात करता है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी, अगर कमीशन बैठा है, कमीशन अभी आम जनता की बात को सुन रहा है, और उसके ऊपर कोई कहना जी यहाँ पर ये हो रहा है, जहाँ का इलाका वहाँ जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। कोई चाहता है जहाँ बने, कोई कहता है जहाँ बने, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है। उसके ऊपर जो है प्रेस में जुगल जी ने बोला भी था, और जो हमने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है वो हम आपसे शेयर करेंगे। हमने सबसे पहले कमीशन से ये दरख्वास्त की है। मिलने वालों में पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा 6 आदमियों के उसमें नाम थे, 5 आदमी, हालांकि जुगल जी ने जो डिप्टी कमिश्नर को लिख के भेजा था उसमें 12-14 आदमियों के नाम थे, लेकिन जो कमीशन ने अलाउ किया डेलीगेशन को, वो हर एक ग्रुप को 5 आदमी से ज़्यादा अलाउ नहीं किए। उन्होंने 5 आदमी अलाउ किए, जिसमें हम 5 आदमी थे। डेलीगेशन को हेड कर रहे थे हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, और दूसरा मैं था उनके साथ में, और तीसरे थे शेख एयाज हुसैन एडवोकेट जी, और मोहम्मद असराइल माहौर से डीडीसी मेंबर, और जशपाल वर्मा जी रियासी से। जी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस डेलीगेशन में हम शामिल थे। और इसमें हमने सबसे पहले हमने प्रपोज किया है कि भाई जो हमारी एग्जिस्टिंग जियोग्राफिकली और जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस का पहला इशू है कि इसको कोई भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, ये इसमें हमने कहा है। इसके साथ ही हमने ये कहा है कि कोई भी जो कमीशन के अंदर कोई भी ऐसा फैसला ना किया जाए जिसके अंदर आम जनता को तकलीफ़ हो, और जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको किसी भी किस्म की इसमें प्रॉब्लम हो, या लोग कहीं पे भी किसी भी इलाके के कोई परेशान हो, उससे बचना चाहिए कमीशन को।
इसके बाद हमने ये कहा कि इन केस अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं, बेशक हमारी ये डिमांड है कि हम एग्जिस्टिंग सेटअप को नहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कमीशन के पास ऐसा है कि भाई कुछ करना ही है और इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, तो इसमें हमने जो प्रपोज़ किया है, इसमें हमने प्रपोज़ किया है कि कटरा, वैष्णो देवी, मोंगरी, बमाद जो है इसको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है किसी भी अगर आप वजह से इन ज़रूरत है बढ़ाने की, तो आप इसको जो है आप बना सकते हैं। कटरा, मोंगरी और बमाद जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये एक लोकसभा की एक सेट बना हुआ है। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि इन केस अगर इधर उधर से आपने कुछ करना है तो हमारा जो एडजॉइनिंग जो एरिया जो हमारा पहले का जो रियासी के साथ था उसको इसके साथ आप रख सकते हैं। ये जो हम बमाद की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी लोगों की डिमांड है, हिल एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, और हम चाहते हैं इतना रफ टेरियन है, उन लोगों को इस चीज़ के अंदर अगर चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी हो तो इसमें इस तरह से जो हमने प्रपोज किया है आप इसको कर सकते हैं। ये हमने इसमें कहा है ताकि उन लोगों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको भी ये कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा हमने कहा है कि जो रिजर्वेशन का है, जिस वक्त आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाती हैं और जो रिजर्वेशन का सिस्टम है जिस तरीके से भी आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जहाँ भी रिजर्वेशन की बनती है वहाँ पर रिजर्वेशन उस हिसाब से दी जाए। ये हमारा मेमोरेंडम है जिसकी कापियाँ हम आपको देंगे भी। ये और जो हमने कमीशन से बात की है उन्होंने बड़ी पेशेंस हियरिंग से हमारी इसमें बातचीत सुनी है, और हम होप करते हैं कि जिस तरीके से हमारी टीम ने और पर्टिकुलरली जुगल जी ने अपनी बात को एक्सप्रेस किया है, बताया है, तो कमीशन के अंदर इस बात को ठीक से कंसीडर करने की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी करना क्या है उन्होंने, वो तो अब जो सरकार बैठी है उन्होंने किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, हम उसके ऊपर कुछ अभी कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो प्रपोज़ल है, हम चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के सेंटीमेंट्स की कदर की जानी चाहिए, हर एक शहरी का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमारी उसमें सबमिशन है। ये था हमारा डिलिमिटेशन जो जब से जम्मू कश्मीर आया तब से खासकर रियासी में काफ़ी और अफ्रीका माहौल बना हुआ है। पुणे शिवकोटी को अलग बनाने की मांग की जा रही है, कटरा को अलग बनाने की मांग की जा रही है, बमाक को अलग बनाने की मांग की जा रही है और रियासी को अलग बनाने की मांग की। 7 सीटें सारी बढ़ाई जानी है, लेकिन रियासी में अफरा-तफरी कांग्रेस ने आज इस पर चर्चा की है। देखिए, कांग्रेस ने चूँकि पहले कोई चर्चा का मतलब ही नहीं, चूँकि जो करना तो डिलिमिटेशन कमीशन ने है, और डिलिमिटेशन कमीशन को हमारा कांग्रेस का क्या इसमें स्टैंड है वो हमने लिखित रूप में बड़ा क्लियर कर दिया है। इसमें हमने कोई पहले कहना या बाद में कहना या इस तरह के जो लोग चर्चाएं करते हैं उसके ऊपर जुगल जी ने बड़ा साफ कर दिया कि जो लोग बिना किसी मतलब के लोगों के अंदर इस तरह की बातें करते हैं वो तो बल्कि दंड किए जाने चाहिए। जो कमीशन के पास कहना है ऑथेंटिक तो वही रहेगा जो हम कमीशन को लिख के देंगे, और जो कमीशन कंसीडर करेगा और कमीशन सरकार को देगा और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इस तरह से तो बातें करने से तो बात नहीं बनती है, ये मेरा इसमें कहना है। और क्या कुछ मुद्दे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाना चाहते हैं? एक तो मैं आपके माध्यम से, मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने ली होगी, मैं डीसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल की है तो वो मैंने सुनी। माइनिंग के ऊपर आप में से ही कोई सवाल कर रहे थे कि जी आप जो अरनास के अंदर जो चल रहा है तो माइनिंग के ऊपर आपका क्या कहना है, रेट के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैं डीसी साहब का जवाब सुन रहा था, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने, और मैं तारीफ़ करता हूँ उस जवाब की कि उन्होंने ये कहा कि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो रेट्स हैं,
वो रेट लेके हम कंपैरिजन चार्ट बना के, और अगर बाकी जगह पर रेट कम है तो हम यहाँ भी कमेटी बना के उसको कंसीडर कर सकते हैं। उनका यही जवाब था मेरे ख्याल में, जो मैंने अगर सही सुना है तो। ये आप में से ही किसी मीडिया वाले का सवाल था, तो वो मैंने सुना, डीसी साहब का जवाब सुना। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस जो आपका जवाब है बड़ा बेहतरीन जवाब है, और यही जवाब अगर आप जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बुला के, और अगर उनको ये बात कही जाए, मेरे ख्याल में आम जनता भी सफ़र नहीं करेगी, और इतनी कड़कती धूप में उनको भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जल्दी से जल्दी कंपैरिजन चार्ट बना के और इसको फाइनल करेंगे, ताकि रियासी डिस्ट्रिक्ट को भी राहत मिल सके। अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई 4 रुपये फुट मिल रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 11 रुपये फुट मिलना ये कोई वाजिब बात नहीं है। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा था, तो मैं डीसी साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस जवाब को उनके साथ बैठ के और इसको जल्दी से जल्दी फाइनल करना चाहिए। आपने 1 हफ्ते के लिए जब बोला है तो हफ्ता बहुत टाइम होता है, हफ्ते के अंदर आप इसको कंपैरिजन चार्ट बना के और उनके साथ बैठ करके इसको फाइनल कर देना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। डिलिमिटेशन की गतिविधियाँ हैं जो काफ़ी तेज हो चुकी हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का आगे वही कहना है कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेट बोर्ड, फिर इलेक्शन, जहाँ भी इसमें बदलाव किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की, इस तरह की सोच बन रही है? ये हमारे लेवल की बात तो एक अलग बात है, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं। हमारे तो नेशनल लेवल के ऊपर जो लीडर्स हैं, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी ये बोला है, उन्होंने भी बोला कि डिलिमिटेशन तो आप कीजिए, इलेक्शन भी कीजिए, लेकिन एक तो स्टेट हुड दे दीजिए, और स्टेट हुड देने के बाद आप करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्टेट हुड की जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी का पूरा स्टैंड है कि स्टेट हुड दे देना चाहिए, ताकि रियासत के अंदर अगर असेंबली की इलेक्शन भी हो, असेंबली की इलेक्शन होना और यूटी के अंदर असेंबली बनाना, ये कोई बात नहीं बनने वाली, कोई उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्टेट होगी तो स्टेट के अंदर जो हमारे लेजिस्लेटर्स जाएंगे, मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनके हाथ में कुछ काम करने की अथॉरिटीज़ होती हैं। और हम ये नहीं कहते कि एलजी साहब बैठे या गवर्नर साहब बैठे, चाहे यही एलजी साहब को गवर्नर बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट हुड जो है ये कांग्रेस की डिमांड है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये दामों के ऊपर मैं इनसे बिशन जी से बात करूँगा कि बिशन जी से मैं कहूँगा कि वो बढ़ते रेट्स के ऊपर थोड़ा वो बात कर लें। क्या सवाल था आपका? ये बढ़ते रेट्स पेट्रोल के दिन पर दिन दाम बढ़ते देखिए, जा रहे हैं। एक पेट्रोल की बात आज अगर कहें तो एक पेट्रोल की बात नहीं है। आज की डेट में हर चीज़ जो है, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो एलपीजी गैस है, सब चीज़ें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल ने तो आज हद ही पार कर दी। हम सुन रहे थे मीडिया में कि किसी स्टेट में 100 पार हो गया, आज तो हमारी रियासी में भी 100 पार हो गया। कल का दिन है, कल रियासी में भी 100 से पार हो गया। तो जितना मर्जी चलाओ, जितना मर्जी बोलो, ये सरकार गूंगी बहरी है। और मैं तो कहता हूँ, मैं पहले भी कहता आया हूँ, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरकार एकदम विफल है, और सरकार जो है कुछ अमीर घरानों के इर्द गिर्द घूम रही है, और उनका ही लाभ हो रहा है। आम जनता को ऐसे पीसा जा रहा है जैसे मतलब कीड़े मकोड़े हों आम जनता, सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज आप सरसों का तेल ले लो, वो भी 200 के पार है। आप आज हल्दी ले लो, मिर्च ले लो, दालें ले लो, नमक ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आप सारी की सारी चीज़ें पार हैं। तो किसके आगे रोए? सरकार हो तो सरकार के आगे रोए। जब कोई चीज़ का रेट कम होता है, मेरे को याद है कि 2015-16 में पेट्रोल का कोई 2 रुपये लीटर कम हुआ था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अलग अंदाज में ये बात कही थी कि आपको नसीब वाला चाहिए या बदनसीब चाहिए। आज मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अगर आप बदनसीब हो तो ये कुर्सी छोड़ो, घर बैठो, किसी नसीब वाले को इस कुर्सी पे बिठा दो,
तो आम जनता जो है, देश की जनता कोई सुकून का सांस ले और रात की ज़िंदगी बसर करे। आज किसी भी घर में चले जाओ आप, किसी को भी पूछो। और आज कल से क्या हो रहा है, पानी हमारा रियासी परसों शाम को भी नहीं आया, आज सवेरे भी नहीं आया, कल शाम को भी नहीं आया। पूछो, कहीं लो वोल्टेज की बहाना लगा देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, बिजली का शटडाउन हो गया, उसकी वजह से पानी नहीं है। गर्मियों में पीक गर्मियाँ हैं, इस वक्त अगर किसी पानी और बिजली, दो चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है, तो पेट्रोल की, डीजल की बात करते हो आप, सरसों के तेल की बात करते हो, वो तो आसमान को छू रहे हैं। दूसरी तरफ का कहना है कि सरकार फ्री में राशन दे रही है, वैक्सीन फ्री में कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार वैक्सीन फ्री में दे रही है और राशन फ्री में दे रही है। एक साइड से हमें बीपीएल के नीचे जो है उनको 5 किलो आप राशन दे रहे हो, और 50 रुपए की चीज़ आप हमको 100 रुपए की दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मेरे को बताओ, 50 रुपए लीटर आज पेट्रोल मिल सकता है जो कच्चे तेल का रेट है, और 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में देके किसी को 5 किलो राशन दे रहे हो। मैं कहता हूँ वो बीपीएल वाला भी 5 किलो राशन घर में लेके कहीं मच्छियों को गोलियां बना के डाल सकता है, परिवार 5 किलो से नहीं पलता है। तो आप डोंडी इतनी पेटते हो कि हम फ्री में राशन दे रहे हो। रही बात आपकी वैक्सीन की, मैंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी को सुना था, एक भाषण दे रहे थे वैक्सीन के ऊपर। उन्होंने मेरे ख्याल में अगर 10 मिनट का भाषण दिया, 10 मिनट के बीच में 60 बार उन्होंने मुफ्त 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 लफ्ज का इस्तेमाल किया। हम वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। और भाई मेरे, कभी पोलियो का टीका बना था, जब देश में पोलियो का टीका कांग्रेस ने बनवाया था, आज दिन तक कांग्रेस ने ये बात नहीं कही है हमने फ्री में टीका दिया। कहीं मेरे को मीडिया में आप बता दो कि कांग्रेस ने वो पोलियो का टीका जो बच्चों को वैक्सीन लगती है, कभी भी 70 साल में उन्होंने कह दिया कि हमने फ्री दिया है। आज के ये 7 साल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं। और कौन सा एहसान कर रहे हो? टैक्स ले रहे हो। ये जितनी जनता हिंदुस्तान की है आपको पैसा देती है, तब सरकार चलती है। उस टैक्स के पैसे से आप हमें वैक्सीन दे रहे हो, कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर कर रहे हो, हमारा ही पैसा है वो आप घर से पैसे नहीं लेके आए। फिर वही बात आती है कि पब्लिसिटी लेने के लिए, मैंने जैसे आपको कहा कि उन्होंने 60 बार मुफ्त मुफ्त लफ्ज का इस्तेमाल किया। 70 साल में कभी कांग्रेस ने ये मुफ्त मुफ्त का एक बार भी बोला हो तो मेरे को बता दो। वैक्सीन आज भी बच्चों को फ्री लगती है, तब भी फ्री लगती थी, और आज तो देश सक्षम है, कांग्रेस इसको बना के गई थी। कहते हैं कि मनमोहन सिंह के समय जीडीपी कहाँ थी और आज कहाँ है। मुफ्त क्या दे रहे हो आप? आपने तो देश को लूट लिया। रहा क्या देश के पास? और आम आदमी के पास क्या रहा? 100 रुपये लीटर, 102 रुपये लीटर आप पेट्रोल दोगे, और जम्मू जाना हो तो 300 रुपया टोल दोगे। कहाँ से वो गाड़ी चलाएगा? इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं खोखले दावे ऊपर से दिल्ली से चलते हैं, और अंधभक्त जो है उसको नीचे फैलाते हैं। ये कोई फ्री की चीज़ कोई घर से नहीं दे रहा है, सरकारों का काम होता है। बिजली और पानी की सप्लाई को अगर नहीं सुधारा गया तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से विरोध करेंगे? देखिए, बिजली मेरे ख्याल में 2 साल पहले या 3 साल पहले, या हो सकता है 4 साल हो गए, माननीय यहाँ के जो एमएलए और मंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मेरे ख्याल में ऐसे ही 24 घंटे होती है तो उनको मेरी तरफ से बड़ा बड़ा शुक्रिया और बड़ा बड़ा धन्यवाद उनका, क्योंकि वो 24 घंटे बिजली हमको दे रहे। 24 घंटे के बीच में मैं आप कल की और आज की बात कह सकता हूँ, पीछे तो मुझे इतना याद नहीं रहा। 7 घंटे का कट है, 7 घंटे का कट काट लो, ठीक है, मान लिया भाई आपने एक ऑर्डर निकाल दिया, 7 घंटे का कट करना है, करो। मगर जो 7 घंटे के बाद जो आपका कट होता है उसको क्या कहेंगे? 8 बजे शाम को 6 बजे बिजली जाती है, 7 बजे आ जाती है, 8:35 में जाती है, फिर 9 बजे आती है। वो जो 35 मिनट बीच में चले गए वो किसके खाते में गए? उस वक्त आप क्या कहोगे? फिर 9 बजे बिजली 9 बजे जानी है, 10 बजे आनी है, 10:15 में बिजली चली जाती है, 11:15 बजे आती
खाते में डालूंगी। इतनी गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे घरों में और ऑनलाइन क्लास है, पढ़ना है बच्चों ने, ना मोबाइल चार्ज होता है, ना घर में पानी ठंडा किसी का फ्रिज चलता है, ना किसी को, अगर एक तो पानी आ नहीं रहा, अगर पानी आता है तो नीचे जिसने ग्राउंड वाटर अंडर टैंक बनाया उसने छत पे पानी चढ़ाना है तो लाइट नहीं है। मान लिया कि 7 घंटे का कट है, हर आदमी ये सोच रहा है कि इतने बजे बिजली आएगी, मैं इतने बजे पानी छत पे चढ़ा लूँगा, मगर जब वो मोटर का स्विच लगाने जाता है लाइट ऑफ हो जाती है। तो मैं बिजली डिपार्टमेंट को क्या बोल रहा हूँ? जब जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, जब केंद्र सरकार के हाथ में जम्मू कश्मीर है, ये सारा का सारा दोष फिर सरकार का है। एक मुलाजिम क्या करेगा, उसको मिलेगा ये साधन ही नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? पिछले दिनों जब ये अपनी तार डल रही है, जो केबल डल रही है, अब ऐसे डिपार्टमेंट सोया रहता है। अब केबल डली तो लोगों के कनेक्शन काट दिए। काटे क्यों? उन्होंने पैसे देने हैं, उनका बैलेंस है। बैलेंस भी क्या है? 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख। मैं कहता हूं डिपार्टमेंट सोया है, ये चेयरों पर बैठे रहते हैं और काम 1 पैसे का भी नहीं करते। जब किसी का 2000 रुपया बन गया, किसी का 4000 रुपया बन गया, उसके घर में जाओ, भाई तेरा पैसा है। अगर वो नहीं देता है उसकी बिजली तुरंत काटो। मैं नहीं ये कहता कि आपने गलत काम किया, मगर उसका 4 लाख रुपया बिल बन गया, उसका 8 लाख रुपया बिल बन गया, आप क्या आंखें मूंद के सोए थे? आपको ध्यान नहीं रहता है कि मैं कुछ चीज़ अपने घर से दे रहा हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने घर से कस्टमर को सामान दे रहा हूँ, मेरा वो बिल टू बिल मेरे को पैसे देता है, मैं 10 बिल उसके पेंडिंग कर दूं, उसके बाद उसके दुकान पे जाके उसका शटर डाउन करूं, ताला लगाऊं। क्यों? जब मेरा 10,000 रुपया बैलेंस हो गया, आप उस समय उसके घर में क्यों नहीं जाते हो? उस समय उसका कनेक्शन क्यों नहीं काटते हो? अब लोग बहाने लगाते हैं, मैंने मीडिया पे भी बाइट सुनी है, कोरोना काल चल रहा है, ये चल रहा है, इसलिए नहीं दे पाया, उसलिए नहीं दे पाया। तो भाई 7 लाख रुपया 2 साल में बिजली का बिल नहीं बनता। वो 15 साल का बिल होगा, 8 साल का बिल होगा, वो 10 साल का बिल होगा। डिपार्टमेंट ज़्यादा कसूरवार है और आम पब्लिक कम कसूरवार है। आप पैसा लो। अजय सर, मेरा आपसे सवाल है कि डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया वो पूरी होने के बाद इलेक्शन होना स्वाभाविक है, तो कांग्रेस पार्टी किस आधार पर इलेक्शन लड़ेगी? एजेंडा क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी? मैं मैं सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वो हमारे एक कॉल पे, ये छोटी सी कॉल पे यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए। जैसा कि आपका सवाल था कि किस इश्यूज़ पे हमारा इलेक्शन का एजेंडा रहेगा, मैं कहता हूँ कि हमारे आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है इस सरकार से, और पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा रियासत जम्मू कश्मीर की। इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंट लैब बना के रख दिया हुआ है। हर एक चीज़ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे स्टेटहुड को हटाने की बात हो, चाहे वो टोल प्लाजा की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो माइनिंग को लेके बात हो। आप हर एक इशू पे देख लीजिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लैब बना के रखा हुआ है। आप देख लीजिए कि कहाँ हमें माइनिंग के रेट्स जो हैं किस दाम में हमें मिलते थे, और आज जो है वो उसका कोई हिसाब ही नहीं। हम कहें कि डबल उसके जो रेट्स बढ़ गए, डबल भी नहीं, उसका कोई रेशो ही नहीं है। इस तरह से गरीब आम जनता की जो पॉकेट्स के ऊपर जो ये हमला कर रहे हैं, एक गरीब जनता को और गरीब करने की जो साजिश जो रची जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है एक गरीब के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है। महंगाई देख लीजिए, आप तेल के रेट्स देख लीजिए, आप जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं उसके ऊपर देख लीजिए। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है कि हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की। आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कि काफ़ी यूथ ने अपनी रिजेंटमेंट शो की, सभी लीडरों के पास गए, मगर बदकिस्मती से
कोई भी लीडर जो है इस चीज़ को, उनकी ग्रीवियंस को रिड्रेस नहीं कर पाया, उनकी इस इशू के ऊपर बात नहीं कर पाया। मामला क्या है, क्या रीज़न है, वो या लीडर वो जाने या ये कंपनीज वाले जाने कि हमारे रियासी के यूथ को यहाँ पे एक थोड़ा सा एक रोज़गार का मौका भी नहीं मिला गया। रियासी के अंदर जितनी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, मैं कहता हूँ कि अगर इनको अपनी कंपनी में काम करने दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे रियासी का एक भी युवा जो है फ्री ना बैठे। मगर बदकिस्मती के साथ यहाँ पे एक भी हमारे ऐसे लड़कों को रोज़गार का अवसर नहीं दिया गया। मैं तो कहता हूँ कि आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर हमारे पास, मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करके, अगर मैं रियासी की बात करूँ, रियासी में ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रहे ही नहीं। हमारे पास अगर आप ये देखिए, अगर आप माइनिंग के इतने रेट दे रहे हैं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट को क्या शेयर मिल रहा है? आप यहाँ पे हमारा इतना रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं रेलवे कंपनी वाले, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये क्या दे रहे हैं? इनके पास एक प्लान आता है जिसमें कि इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम होती है, जिसमें इन्होंने वहाँ के एरिया में पैसा लगाना होता है। आज दिन तक मैं मीडिया वालों को बोलूँगा कि इनको पूछे कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने क्या दिया। हमारे पास यहाँ पे रंसू में, यहाँ देखिए शिवखोड़ी का श्राइन बोर्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे श्राइन बोर्ड है। कटरा में हमारे पास श्राइन बोर्ड है, यहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ही ना रहे। मगर बदकिस्मती से मैं कहता हूँ कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे किसी भी लीडर ने आज दिन तक हमारे यूथ के बारे में एक छोटी सी बात नहीं की। अगर इन इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा इशू है जिससे कि कहीं ना कहीं अगर एक परिवार के अंदर अगर 20,000 की भी कोई सैलरी अगर कोई कमाना शुरू हो जाता है, उसका परिवार उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसका परिवार उससे पलना शुरू हो जाता है। अगर चीज़ें महंगी भी होती हैं, महंगाई देखो बढ़ेगी, ऐसा नहीं, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी गुमराह नहीं करेंगे जनता को कि महंगाई नहीं होती है। हर एक थोड़ी देर के बाद महंगाइयाँ बढ़ती हैं, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, मगर जिस तेज़ी से इन्होंने रेट बढ़ाए हैं वो कहीं ना कहीं एक जायज़ रेट बढ़ाना नहीं है। और एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा, अगर साथ में एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे होते तो कहीं ना कहीं एक गरीब जनता जो है थोड़ी सी रिलैक्स होती कि उनके पास पैसा भी आ रहा है और वो खर्च भी कर रहे हैं। और एक चीज़, जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ जो लगे हुए हैं जिन्हें कि महंगाई भत्ता भी मिलता है, ये उन्हें महंगाई भत्ता भी नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब भी इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है जिस तरह से ये लोगों को कहीं ना कहीं एक रिलीफ दे पाए। ये सरकार एक फेल सरकार है, निकम्मी सरकार है, जिसके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है। अगर है इनके पास तो एक चीज़ है, वो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाना, लोगों को गुमराह करना। और सबसे बड़ी बात जो इस सरकार में देखने को मिली है कि अगर छोटी सी चीज़ करनी तो उसकी मशहूरी ज़्यादा, दिखावा ज़्यादा। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, RTA लगा के देख लीजिए कि इस सरकार ने मशहूरी के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ना जाने कितने करोड़ रुपए खर्च दिए। और एक अब ट्रेंड बन चुका है इस चीज़ का, जो भी पार्टी काम थोड़ा करेगी अब उसका जो है मशहूरी ज़्यादा करेगी। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जो है ये मैं अपने आप को समझता हूँ कि हम भी सोशल मीडिया के साथ जुड़ के ये चाहते हैं चीज़ें देखना कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मगर हम ग्राउंड रियलिटी से नहीं जुड़ते। तो कहने का मतलब है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आज इलेक्शन करवा के देख लें तो भाजपा सरकार को जम्मू कश्मीर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन करवा के देख लो, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इलेक्शन होगी, सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धि गिनाती है और विपक्ष नाकामियाँ गिनाता है, तो क्या ये मान के चलें कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बदलाव देखा जा सकता है? मैं डेफिनेटली श्योर इस बात को लेके कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनकी जो गुमराह किया हुआ था, बीजेपी के खुद के लोग जो बहुत उनकी तारीफ़ें गिनाते थे, वो भी इतने तंग आ चुके हैं बीजेपी की पॉलिसी से। देखो भाई, खाना अगर किसी, चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस किसी भी पार्टी का, एक गरीब आदमी का घर चलता है एक पैसे से, एक गरीब आदमी का घर चलता है राशन से, ना कि झूठे बातों से। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज के डेट में हमारा खासकर यूथ जो है, जो पहले उसी समय गुमराह हो चुका था, आज वो जब बात करता है तो बड़ी खुशी होती है। आप जब बात करता है वो एम्प्लॉयमेंट को लेके, बात करता है आपकी पॉलिसी को लेके, बात करता है जब आप बजट पेश करते हो पार्लियामेंट के अंदर, और ये देखता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई
बिल नहीं बना रहे हो, आप वहाँ ऑफिस में बैठ के बिल पास करते हो और अपनी मर्जी से बिल बना देते हो। पार्लियामेंट एक ऐसा दायरा होता है जहाँ पे बिल के अंदर डिस्कशन होती है, लोगों के एक भविष्य के बारे में बात की जाती है। यूथ देख रहा है ये सारी चीज़ें कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बातें नहीं कर रहे हो, आप बस मीडिया के आगे झूठे वादे, खोखले वादे और इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर इलेक्शन करवा के देख रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता इतनी तंग हो चुकी है भाजपा सरकार की नीतियों से कि इनको वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इस्माइल साहब, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रधान चौधरी राज सिंह का कहना है कि अगर मेरी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो मैं बिजली, पानी और जितने भी डेली वेजर हैं उनको नौकरी दूंगा, बिजली पानी मुफ्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी क्या क्या एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में? मैं आपके माध्यम से और आपके सवाल का जवाब जो है मैं स्पेसिफिक जवाब आपको दूंगा। चौधरी लाल सिंह जी मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनकी इज़्ज़त करता हूं। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसके ऊपर कुछ मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे लोगों का रुझान हमें लग रहा है, अगर इसी तरह का माहौल रहा तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक भी काम किए हैं, पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। आज जो लोग ये कहते हैं कि जब कोई डेली वेजर रेगुलराइजेशन के लिए जाता है, तनख्वाह के लिए जाता है, तो ये कहते हैं ये कांग्रेस का हमारे ऊपर बोझ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों को आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कांग्रेस ने दी, रेगुलराइजेशन भी की, अगर कोई बच्चे रह गए हैं तो वो बोझ नहीं, लोगों को नौकरी दी, लोगों को काम दिया। और अगर कांग्रेस कंटिन्यू की होती तो उनको भी रेगुलराइज करना था। इसको बोझ कहना उनकी ये लफ्ज़ ही बड़ा नाइंसाफ़ी का है। बोझ तब था कि आपके घरों के ऊपर अगर कांग्रेस ने बोझ डाला होता, लोगों को अगर नौकरी दी है तो ये लोगों के घर पले हैं। आज रेगुलराइजेशन करना, जो भी कुर्सी के ऊपर बैठता है, जो सरकार में आता है, अगर वो सरकार एंजॉय करता है तो उसको लाइबिलिटी, अगर एसेट्स लेता है तो लाइबिलिटी भी उसको लेनी। मैं आपके माध्यम से ये भी बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी आपने ये आप अजय सलालिया जी से बात कर रहे थे कि कांग्रेस का जो है अगर इलेक्शन आती है तो क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा। मुद्दा सामने सामने है कि कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट पर विश्वास करती है, कांग्रेस लोगों की डेवलपमेंट चाहती है, एम्प्लॉयमेंट चाहती है। आपके सामने जिंदा मिसाल है, सलाल प्रोजेक्ट जब शुरू किया था ये इंदिरा जी की देन थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन थी। सलाल प्रोजेक्ट बनने के बाद आप रियासत जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान और सराउंडिंग एरिया को नज़र जुड़ा के देखो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। ये रेलवे का प्रोजेक्ट जो देख रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है कि रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अगर ये कांग्रेस की सरकार ने कंटिन्यू किया होता तो यहाँ पर लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी होती। अब इन लोगों ने, जो इनके लीडर आए, ये तो कहते हैं कांग्रेस ने लूटा। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि अगर लूटा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटा है। अगर कांग्रेस ने लूटा होता तो कांग्रेस के पास भी कुछ बना होता। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपना दफ्तर तक नहीं है, और जो कांग्रेस के लीडरों के पास जो जाती प्रॉपर्टी थी, अपनी प्रॉपर्टी थी, वो देश को डोनेट की है, देश को सौंपी है। अगर आप में से किसी को जानकारी हो, इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी देश के हवाले की है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ही सरकार बनी, इन्होंने वो काम किए जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो, देश की जनता को फ़ायदा ना हो। आज पूरे देश के अंदर आप देखो, इनका जो दिल्ली में दफ्तर है, वहाँ पर कुछ ऐसा एरिया बनाया है, कहते हैं वहाँ पर मीडिया को अलाउ ही नहीं है जाना।
और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की इनकी जो दफ्तर की बिल्डिंगें बनी हैं, ये कहाँ से पैसा आया? क्या पिछले जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद अगर इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा था तो कभी छोटा सा दफ्तर बैठने के लिए बना लेते? सरकार बनने के बाद फौरन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इतना पैसा कहाँ से आया? ये देश की जनता के पॉकेट को लूटा गया, देश की जनता को लूटा गया और ये पैसा पार्टी के लिए लगाया गया। ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने लुटाया अपने आप को, इन्होंने देश को लुटाया, इन्होंने देश की जनता को लूटा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जो प्रॉपर्टी कांग्रेस ने 70 सालों में बनाई थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी चंद लोगों को बेच दी। और आज लोग तो दुआएं करते हैं कि मेरे घर में अच्छा बच्चा पैदा हो जो मेरी प्रॉपर्टी को संभाले, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे लीडर आ गए जिन्होंने बनाई प्रॉपर्टी को भी चंद लोगों को, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव उनको बेच दी। आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का माना हुआ एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया में आपको इस तरह का एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, वो इन्होंने कौड़ियों के भाव हवाले कर दिया। उन लोगों को बड़े अफसोस की बात है, बनी बनाई प्रॉपर्टी को बेचना कोई मुश्किल बात नहीं, नई प्रॉपर्टी तो कुछ बना लेते, खाली फीते काटना उन चीज़ों का जिन चीज़ों को कांग्रेस ने बनाया। आपके सामने पूरे देश में जाने की जरूरत नहीं, आप अपने एरिया की बात कर लो। कटरा का रेलवे स्टेशन का उद्घाटन क्या मोदी जी के आने के फौरन बाद तैयार हो गया? कटरा का रेलवे स्टेशन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। नाचरी का टनल किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। सिर्फ उद्घाटन करने से नहीं, नाम बदलने से नहीं। अगर कोई कहे कि फलाने का नाम बदल दिया, क्या उसके पास लाखों रुपए आ जाएंगे, प्रॉपर्टी आ जाएगी? नहीं, कुछ करने से होता है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, अपने डिस्ट्रिक्ट की जनता को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को जानिए और फिर अपने मत का, अपने विचार का, अपने आप को फिर फैसला कीजिए। ये कहने से कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया और ग्राउंड में कुछ नहीं। एक दिन कोई आदमी कह रहा था, मैंने पूछा जी कोई एक काम तो बता दो, कहते नहीं जी बहुत काम कर दिए। कहना खाली इस तरह से, जो अंधभक्त हैं बेचारे वो खाली कहते बहुत काम कर दिया, उनको बोलो एक काम बता दो, फिर कहते नहीं काम बहुत कर। मैं इसलिए आपके माध्यम से ये कहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो लोगों को सही पता नहीं है। और इसके साथ ही मैं 2-4 बातें और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कोविड के ऊपर आपका भी सवाल था डीसी साहब से, और मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वीकेंड जो है ये रियासी में नहीं लगाना चाहिए। अगर ये ट्रैवलर्स का केसेस अगर बढ़ते हैं तो दिस शुड नॉट बी इफेक्टेड इन द रियासी, रास, पौनी, इस एरिया में लोगों के ऊपर ये इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर स्टेट एडवाइजरी कमेटी या कोई कोविड के ऊपर अगर उन्होंने रिकमेंड किया तो मैं डीसी साहब से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसको रिकमेंड कीजिए और उस कमेटी को भेजिए कि ये वीकेंड का जो है ये रियासी में लोकल केस तो आ नहीं रहे हैं, लिहाजा मैं डीसी साहब से प्रार्थना करता हूं कि आप इसको एडवाइजरी कमेटी को भेजिए और इसको इसमें वीकेंड नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ठीक चल रहा है तो इसको चलने दो। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहूँगा कि जो SOPs हैं उसका सभी ध्यान रखें और उसका पूरा पालन करते हुए काम करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों को भी कहना चाहूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के साथ चलने वाले लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भाई आप लोगों को सबको कांग्रेस की कुर्बानियों का और जो गुमराह करने वाले लोग हैं इन दोनों को कंपैरिजन करके आप लोग मत बनाओ, मन बनाओ। ये खाली वन साइड पिक्चर है कि 70 साल 70 साल 70 साल। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने, अगर कोई बीच में कोई आदमी ये कहता है कि किसी ने करप्शन की, अगर किसी ने की तो मेरे ख्याल में अगर कोई पकड़ा गया तो कांग्रेस ही ऐसी जमात थी जिसके माइनॉरिटी सरकार होने के बावजूद
प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त किसी को भाई मेरे पास कोई साबित नहीं हुआ, कोर्ट में कोई कल्प्रिट नहीं है, किसी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज साबित नहीं हुआ, खाली एलिगेशन लगा तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त निकाल के साइड पे कर दिया। ये कांग्रेस के गढ़ से बीजेपी में बोलो तो कहते हैं हम निकालते नहीं, हम खाली सुनते हैं। तो कांग्रेस के जगह से, और कांग्रेस ने करप्शन नहीं की, करप्शन की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, देश को लूटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। आज प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया जिसके ऊपर कोई कमेटी नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई आरटीआई नहीं। बड़ी अफसोस की बात है जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हमारे देश के अंदर 70 सालों से बना था तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का ऑडिट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का आरटीआई भी है, तो कहाँ से पैसा आया कहाँ गया बच्चा बच्चा देश का पूछ सकता है। और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का ऑर्डर बाकायदा है कि इसको कोई पूछ नहीं सकता ये पैसा कहाँ से और कहाँ गया। ये बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड नहीं है, उसको तो मैं तो कहता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी फंड है। इलेक्शनों में डालना है और एमएलए एमपी खरीदने बेचने हैं और कहाँ से कैसे सरकार बनानी है, बस यही उनका वो फंड है। मेरी आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के कांग्रेस के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को ये बोलता हूँ कि आओ मिलके हम कांग्रेस को फिर से उन जगहों पर लेके जाएं जो आपकी उम्मीदें हैं और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएँ। मैं मीडिया वालों का और आप सबका, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्स प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह जी, जितने भी हमारे साथी जहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, वीर सिंह जी, हमारे पंडित जी, जितने भी, इन सब का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।